Welcome everyone. I am Dr. Sadhna Paliwal and this is our culture canvas. Today we will discuss about the topic of Vedic period. Before starting, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. So let's start. आज के इस वीडियो में हम वैदिक पीरियड और उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे. भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है. सिंधु सिविलाइजेशन की खोज से पहले वैदिक पीरियड को इंडिया का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता था, किंतु सिंधु सभ्यता की खोज ने यह सिद्ध किया कि वैदिक पीरियड से पहले भी भारत में एक उन्नत नगरीय सभ्यता विद्यमान थी. लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन, उसके कल्चर और ट्रेडिशन का जो एक क्रमिक विकास है वो वैदिक पीरियड से ही हमें देखने को मिलता है और इसीलिए इतिहासकार मानते हैं कि वर्तमान भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति का ही विकसित रूप है. सबसे पहले इसका हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे. वैदिक पीरियड या जो हमारा वैदिक एज है, बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो है 1500 से 500 BC के बीच में. ठीक है. और इस टाइम पीरियड की मुख्य जो विशेषता है वो मानी जाती है कि इस टाइम पीरियड में हमारा जो भी वैदिक लिटरेचर है उसको कंपोज किया गया और उसी के साथ में जितना भी हमारा हिंदू फिलॉसफी है जिसमें आपका पुराण, उपनिषद, आरण्यक, एपिक्स, इन सभी का जो कंपोजिशन हुआ है वो वैदिक पीरियड के अंदर ही हुआ है. अब इस सभ्यता की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, तो इतिहासकारों का मानना है कि वैदिक सभ्यता की जो नींव है, इसका जो फाउंडेशन है वो आर्यंस के थ्रू किया गया था. आर्यंस कौन थे, ये कहाँ से आए, इनका ओरिजिन प्लेस क्या है, इससे रिलेटेड जो हिस्टोरियंस हैं उनके बीच उनके अलग अलग व्यूज़ दिए गए हैं, अलग अलग थ्योरीज जनरेट की गई हैं उससे रिलेटेड. तो कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो आर्यंस हैं वो माइग्रेट होकर के इंडिया में आए. वहीं कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि आर्यंस का जो मूल निवास स्थान है वो भारत ही है. फॉर एग्जाम्पल लाइक मैक्स मूलर ये मानते हैं कि जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी और सिविलाइजेशन को डेवलप किया. इसी टाइप से बाल गंगाधर तिलक ने जो अपनी थ्योरी है उसमें दिया है कि जो आर्यंस हैं वो आर्कटिक क्षेत्र से आए, इंडिया में माइग्रेट होकर के इंडिया में आए. वहीं जो इंडियन हिस्टोरियंस है वो जनरली ये मानते हैं कि आर्यंस कहीं और से लाइक यूरेशिया या फिर सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर के इंडिया में नहीं आए, इवन इंडिया ही उनका मेन ओरिजिन प्लेस है. तो सर्वमान्य अगर हम मत की बात करें तो जनरल जो थ्योरी मानी जाती है वो मैक्स मूलर की मानी जाती है और इस थ्योरी के थ्रू ये माना जाता है कि जो इंडो आर्यंस का जो ग्रुप है वो माइग्रेट होकर के इंडिया में आया और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर को डेवलप किया. ठीक है. तो जिस एरिया में ये लोग रहे इन्होंने उस एरिया को आर्यव्रत कहा और इसी वजह से इनको आर्यन बोला जाता था और इनके एरिया को आर्यव्रत बोला जाता था. ठीक है. तो इनके थ्रू जो सिविलाइजेशन डेवलप किया गया वो आर्यन सोसाइटी के नाम से जाना गया. अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी. जैसे जो हमारा सिंधु सिविलाइजेशन है वो नगरीय सभ्यता के अंदर आता है, वहीं जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन है उसको हम इंडियन सिविलाइजेशन की अगर स्टार्टिंग मानते हैं तो उसके बेस पर हम देखते हैं कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसका जो विकास हुआ था, ये जो पूरा का पूरा जो डेवलप हुआ था सिविलाइजेशन, वो इंडो गंगेटिक प्लेन के अंदर हुआ था. तो बेसिकली जो हमारा वैदिक पीरियड है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड. अर्ली वैदिक पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 BC से लेके 1000 BC और इस एज में अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद को कंपोज किया गया था और इसी वजह से इसको ऋग्वैदिक एज भी बोला जाता है. जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है अर्ली वैदिक पीरियड का वो ये है कि इस टाइम पीरियड में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था वो सप्त सिंधु क्षेत्र के अंदर हुआ था, यानी कि जो सिंधु नदी है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उस एरिया में अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यन सोसाइटीज डेवलप हुई थी. लेटर वैदिक पीरियड इसको जो माना जाता है वो 1000 BC से लेके 500 BC के अंदर इसको रखा जाता है और इस टाइम पीरियड में जब हम देखते हैं
तो जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो गंगा वैली में डेवलप होता है, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में अब जो सोसाइटीज़ है वो सप्त सैंधव क्षेत्र से मूव होकर के किधर की साइड मूव हो रही है, गंगा प्लेन की तरफ हो रही है। तो इस वजह से पूरा का पूरा हम मानते हैं कि ये जो वैदिक पीरियड है ये पूरा का पूरा फैला हुआ था इंडो गंगाटिक प्लेन के अंदर, सप्त सैंधव से लेकर के आपका गंगा और उसकी हेल्पिंग जो ट्रिब्यूटरीज है, हमारा जो नॉर्थ इंडिया प्लेन है पूरा का पूरा इसके अंदर माना जाता है। नाउ इसके मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इस टाइम पर जो हमारा जितना भी सैक्रेड लिटरेचर है वो कंपोज किया गया। उसमें फर्स्ट हमारे आते हैं वेदास, ठीक है। तो वेदा जो है ये विद वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है टू नो या जानना, ठीक है। बेसिकली इसको हम श्रुति के अंदर भी रखते हैं। श्रुति क्यों? क्योंकि जो हमारी वैदिक स्क्रिप्चर है वो स्टार्टिंग में रिटन फॉर्म में कंपोज नहीं किया गया था, तो जो भी वैदिक नॉलेज थी उसको ओरली ट्रांसमिटेड किया जाता था जनरेशन टू जनरेशन तक। तो इस वजह से वैदिक स्क्रिप्चर को स्टार्टिंग में श्रुति के अंदर रखा गया था, बाद में फिर इनको रिटन फॉर्म में कंपोज किया गया। वेदों में हमारे 4 वेदास आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है इसमें जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनसे रिलेटेड जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, उनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, इसके बारे में उसके अंदर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। सामवेद जो ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं उनका कैसे मेलोडीज के साथ में, चैंट के साथ में आपको उनका उच्चारण करना है, तो इसका पूरा का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन वो सामवेद के अंदर मिलता है। और इसीलिए सामवेद को हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिन भी माना जाता है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद बेसिकली फोकस करता है रिचुअल्स पे, जितने भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं और जो सैक्रिफाइसेस हैं, यानी कि जो पशु बलि और ये सब जो दिए जाते हैं, तो यज्ञ और अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठानों से रिलेटेड इसके अंदर रिचुअल्स जो हैं यजुर्वेद के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद बेसिकली हमारी डेली लाइफ, मेडिसिन, ब्लैक मैजिक और इससे रिलेटेड है। इसी के साथ में वेदों के साथ में ही वैदिक पीरियड में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, हमारे जो एपिक्स है रामायण, महाभारत, तो ओवरऑल हमारा जो हिंदू फिलॉसफी है और जितना भी क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है वो लिटरेचर जो है वो इस टाइम पीरियड में डेवलप हुआ था। नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रक्चर। वैदिक पीरियड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो उसकी सोसाइटीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो हमारी सोसाइटी थी वो क्लासलेस सोसाइटी थी। क्लासलेस यानी कि अगर हम बात करें तो उस टाइम पीरियड में वर्ण सिस्टम अवेलेबल था, ठीक है। लेकिन जो वर्ण सिस्टम था वो आपके ऑक्यूपेशन पर बेस्ड था, आपके कर्म पर बेस्ड था, ना कि आपके बर्थ पर। तो जो पर्सन जिस टाइप का अपना वर्क चूज करता था वही उसका जो वर्ण कहलाता था, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि ये जो वर्ण सिस्टम था वो काफ़ी रिजिड हो गया था और हेरिडेटरी में कन्वर्ट हो गया था। इट मीन्स कि जहाँ अर्ली वैदिक पीरियड में पहले वर्ण आपके ऑक्यूपेशन पर बेस्ड होता था, वहीं अब लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण जो है वो आपके बर्थ पर बेस्ड होने लगा। यानी कि जिस वर्ण के अंदर, जिस कास्ट के अंदर आपका जन्म होगा वही आपका वर्ण कहलाएगा। तो सोसाइटी में उस टाइम पर अगर हम देखें तो लेटर वैदिक पीरियड में अब जो कास्ट सिस्टम था वो काफ़ी रिजिड हो गया था, डिफरेंट कास्ट जनरेट होने लग गई थी और ये हेरिडेटरी में कन्वर्ट हो गया था। 4 वर्णास थे हमारे उस टाइम पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है सोशल स्ट्रक्चर का वो होता है फैमिली। तो उस टाइम पे जो फैमिली होती थी उसको बेसिकली कुल बोला जाता था और ये एक बेसिक यूनिट माना जाता था सोसाइटी का। और जो फैमिली का जो लीडर होता था उसको गृहपति या कुलपति भी बोलते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो था कि उस टाइम पर जो सोसाइटी थी वो पितृसत्तात्मक थी, यानी कि फादर का फैमिली में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता था। नेक्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो वैदिक पीरियड है उस टाइम से हम मानते हैं कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो ये एक अर्ली स्टेज है। तो बेसिकली छोटी छोटी ट्राइब्स, कबीलों के रूप में सोसाइटीज़ डेवलप हो रही थी। तो जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ट्राइबल बेस पर था, ठीक है। तो जो छोटी छोटी ट्राइब्स थी उनको जन बोला जाता था और इन्हीं ट्राइब्स के जो मेंबर्स थे वो अपने में से ही अपना एक लीडर चूज करते थे जिसको कि ट्राइबल चीफ बोला जाता था या फिर राजा बोला जाता था। तो बेसिकली अगर हम देखें तो उस टाइम पर जो राजा का जो सिलेक्शन था वो डेमोक्रेटिक बेस्ड होता था, लोकतंत्र के
पर बेस्ड था। पब्लिक अपने में से ही अपना लीडर चूज करती थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, राजा के पास में ज़्यादा पावर्स नहीं थी, यानी कि राजा जो था निरंकुश नहीं था, उसको ज़्यादा राइट्स नहीं दिए गए थे। उसकी पावर्स को चेक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी एक डेमोक्रेटिक असेंबली थी जिसे सभा और समिति बोला जाता था। तो सभा जो थी ये इसमें मेन असेंबली मानी जाती थी, जिसमें जनरली जो एलाइट वर्ग है या फिर जो एल्डर्स है सोसाइटी के, वो लोग इसके मेंबर होते थे। और जो मेन डिसीजन होते थे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, वो सारे डिसीजन सभा के अंदर लिए जाते थे। नेक्स्ट थी समिति। समिति एक जनरल असेंबली थी जो कि पूरी, जिसमें जितने भी ट्राइब के जो सब मेंबर थे, आम जो पब्लिक थी, वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती थी। इवन वुमेन्स को भी राइट था जनरल असेंबलीज में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, तो इस टाइप से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो ट्राइबल बेस्ड था और छोटे छोटे जन होते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे अब ये जन जो हैं, ये जो स्मॉल ट्राइब्स हैं, वो मर्ज होने लग गई एक दूसरे में, और ये जन मर्ज होकर के जनपद में कन्वर्ट हुए और बाद में यही जनपद धीरे धीरे महाजनपद में कन्वर्ट हुए। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में बड़े बड़े एम्पायर्स हमारे यहाँ पर डेवलप होते हैं, जिसको हम लास्ट में अगर हम देखें तो लेटर वैदिक पीरियड के एंड में हमारे यहाँ पर 16 महाजनपद जो हैं स्पेशली जो रूल करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े एम्पायर्स के रूप में। नाउ इकोनॉमिक लाइफ, वैदिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो जैसे हमने बोला पहले भी कि ये ग्रामीण सभ्यता थी, तो मेनली जो इनका जो इकोनॉमी थी वो बेसिकली 2 ऑक्यूपेशन पर बेस्ड थी। एक था पशुपालन और दूसरा था एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड में जब हम देखते हैं तो मेन जो ऑक्यूपेशन था उस टाइम पर लोगों का वो था पशुपालन, क्योंकि एग्रीकल्चर का उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो जनरली जो कृषि थी वो उन्नत अवस्था में नहीं थी, एक सेकेंडरी सोर्स के रूप में वो उसको यूज़ करते थे, बट उनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था वो था पशुपालन। और पशुपालन में जो गाय थी उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल माना जाता था, और इसी को लेकर के जनरली जो ट्राइब्स होती थी, एक दूसरी ट्राइब्स के बीच में जनरली वॉर हुआ करती थी, और उस वॉर को बोला जाता था गविष्टि। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है गाय के लिए, अर्ली वैदिक पीरियड में गाय को अघन्या बोला जाता था, अघन्या माना जाता था। इतना मतलब नॉट टू बी किल्ड, मतलब उसको मारा नहीं जाता था, उसको मारना अपने आप में पाप समझा जाता था, क्योंकि सोसाइटी में वो एक इम्पॉर्टेंट एनिमल था। ठीक है, और उसी के लिए जनरली वॉर हुआ करती थी। नेक्स्ट एग्रीकल्चर। जब लेटर वैदिक पीरियड में जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो गंगा प्लेन की तरफ मूव हुआ, तो उस एरिया, उस टाइम पीरियड में जाकर के हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन के रूप में अवेलेबल हुआ, प्राइमरी ऑक्यूपेशन लोगों का वो बन गया। क्यों? क्योंकि उसके 2 रीज़न थे। फर्स्टली ये था कि जब गंगा प्लेन की तरफ वो मूव हुए तो वहाँ पर उन्हें एक तो फर्टाइल लैंड मिला, ठीक है, इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ थी, प्लेन लैंड एरिया अवेलेबल था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आयरन की जो डिस्कवरी हुई थी वो लेटर वैदिक पीरियड में ही हमारे यहाँ मानी जाती है। अराउंड 1000 BC में जाकर के जो आर्यंस थे उनको आयरन जो है उसके बारे में उन्हें नॉलेज हुई, और आयरन का जो डिस्कवरी हुआ उसने सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आया, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ उसके थ्रू। और उस आयरन का यूज़ करके लोगों ने अपने बड़े बड़े टूल्स, शार्प टूल्स बनाए, जिनका यूज़ उन्होंने फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए किया, अपने टूल्स को डेवलप, प्रॉपर जो फार्मिंग टूल्स है उनको उन्होंने डेवलप किया, और जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है उनको, बड़े बड़े लैंड को उन्होंने फॉरेस्ट को क्लीन करके एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप किया। तो इस वजह से हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का जैसे ही डिस्कवरी हुआ, उनको आयरन के बारे में नॉलेज हुई, तो उन्होंने उसका यूज़ किया फॉरेस्ट को क्लीन करने में, एग्रीकल्चर लैंड को उन्होंने डेवलप किया, अपने फार्मिंग टूल्स उन्होंने बनाए, बेटर डेवलप किया उनको, शार्प टूल्स बनाए, और उसके थ्रू उन्होंने खेती करना शुरू किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और इसीलिए वो उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन के रूप में इंक्लूड होने लगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी कि लेटर वैदिक पीरियड में अब किंग जो है वो अपने प्रजा से टैक्स कलेक्ट करने लगा, ठीक है, तो टैक्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं उनको अर्निंग होती थी, और वो भी उनका इकोनॉमी का जो उनका था एक पार्ट बन गया था।
अर्ली वैदिक पीरियड में किसी भी टाइप का कोई टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता था प्रजा से, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में टैक्स कलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट, रिलीजन एंड फिलॉसफी। तो अगर हम रिलीजियस पॉलिसी की बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उस टाइम पर हमें कोई भी टेम्पल का एविडेंस नहीं मिलता है, जनरली नेचर वर्शिप होती थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग जो है, जितनी भी हमारी नेचुरल फोर्सेस हैं, जो हमारे पंचभूत हैं, नेचर है, स्पेशली जो देवी देवता पूजे जाते थे, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो थे इंद्र, मित्र, वरुण और अग्नि। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अर्ली वैदिक पीरियड में नेचर वर्शिप जो था वो फेमस था। लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते हम देखते हैं कि यज्ञ और सैक्रिफाइसेस जो है वो सोसाइटी में अपना एक मेन रोल प्ले करने लगे हैं। तो जनरली जो रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कर्मकांड होते हैं, पशु बलि, यज्ञ, तो ये सारी चीज़ें जो है लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते सोसाइटी में डेवलप होने लग गई थी। नेचर वर्शिप के साथ में अब धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड भी बढ़ गए थे। नेक्स्ट, उपनिषद को कंपोज किया गया, क्योंकि अब हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड में हमारे यहाँ पर उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र, इन सब दर्शन, इन सभी स्क्रिप्चर को डेवलप किया गया। तो अब जो हमारे थिंकर्स थे उनका जो फोकस था वो फिलॉसफी की तरफ शिफ्ट होने लगा। अब जनरली जो थिंकर्स थे उन्होंने रिचुअल्स, धार्मिक अनुष्ठानों से ध्यान हटा करके अपना ब्रह्म और आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है इसकी तरफ उन्होंने फोकस करना शुरू किया कि जो यूनिवर्सल सोल है और जो इंडिविजुअल सोल है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इस थ्योरी के ऊपर वर्क किया जाने लगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड जो है वो हमारा इंडियन फिलॉसफी का ओरिजिन या फिर फाउंडेशन पीरियड माना जाता है। नाउ, रोल ऑफ वुमेन। ठीक है, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है महिलाएं। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड में अगर हम देखें तो महिलाओं का जो स्टेटस था सोसाइटी के अंदर वो काफ़ी रिच था, हाई था। ठीक है, उन्हें सोसाइटी में इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे। वो असेंबलीज, जो सभा और समिति की जो असेंबलीज होती थी, स्पेशली असेंबलीज में वो पार्टिसिपेट करती थी। जितने भी रिचुअल्स होते थे वो उसमें पार्टिसिपेट करती थी। उन्हें एजुकेशन गेन करने का भी राइट्स था, सोशल एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी में वुमेन कंडीशन जो थी वो काफ़ी बेटर थी। किसी भी टाइप की कोई डिमेरिट्स जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। गार्गी और मैत्रेय जो है वो उस टाइम पीरियड की हमारी फेमस स्कॉलर्स के अंदर मानी जाती हैं। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम देखें तो सोसाइटी में जो वुमेन का जो स्टेटस है वो काफ़ी धीरे धीरे उसमें डिक्लाइन शुरू होता है, उसका डाउनफॉल आने लगता है। स्पेशली जब हम देखते हैं तो पॉलिटिकल असेंबलीज में महिलाओं का जाना जो है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। उसके अलावा एजुकेशन में भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल आता है। तो रिचुअल्स वगैरह में महिलाओं को पार्टिसिपेट करने का परमिशन था। इसके अलावा जो अगर हम दूसरी जो डिमेरिट्स हैं उनकी बात करें, लाइक पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, तो इस टाइप की कोई भी कुरीतियाँ जो थी वो हमारी सोसाइटी में उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि वैदिक पीरियड में जो हमारा सोसाइटी था वो किस टाइप से वर्क करता था, स्पेशली अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड का एज अ कंपैरेटिव स्टडी हमने डिस्कस किया। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। आई होप कि वैदिक पीरियड के जो मेन फीचर्स हैं, उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आप सभी को क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगेन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।